हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो वेलकम टू अनदर सेशन। और इस सेशन में हम लोग अपना रेशियो एनालिसिस कंटिन्यू करने वाले हैं जहां पर हम लोगों ने छोड़ा था। तो हमारे पास रेशियो एनालिसिस में अब क्या बचा है, हमारे पास बची है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात की जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को नॉर्मली दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक तो हमारी जो एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी है और एक होता है ओवरऑल फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमें बताती क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमें यह बताती है कि प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या है कंपनी की। राइट, जो एक फर्म है उसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या है। अब आप कहोगे कि सर अगर कंपनी जो है वो सेल्स बहुत ज्यादा कर रही है तो उसका प्रॉफिट भी अच्छा होगा। जरूरी नहीं है सर। अगर सेल्स बहुत ज्यादा कर रही है तो हो सकता है कि उसके खर्चे भी बहुत ज्यादा हो तो प्रॉफिट कम हो। अब कंपनी को यह चीज एनालाइज करनी पड़ेगी कि सर अगर हमारी सेल्स तो बहुत ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट उतना हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्या हमारे खर्चे ज्यादा हैं? खर्चे कौन से ज्यादा हैं? क्या हमारे ऑपरेटिंग खर्चे ज्यादा है या नॉन ऑपरेटिंग खर्चे ज्यादा हैं? ठीक है जी। तो अब अगर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात करें तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के लिए आपको चाहिए पता होना क्या? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के लिए आपको पता होना चाहिए आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। ठीक है। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट तो सबने बनाया है। जी हां सर, सबने। हमने बचपन से ही ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट की तो हमने स्पेशल ट्रेनिंग ले रखी है सर, है कि नहीं? ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट ना आता हो बनाना, मुझे पूरी उम्मीद है। अब ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट में हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग यहां पर लेते हैं बाय सेल्स। उसके बाद हमारे पास क्या आता है सर? क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है हमारे पास। ठीक है जी। और इस साइड पे, डेबिट साइड पे, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आएगा। जितनी भी हमारी परचेजेस हैं हम लोग वो लेते हैं, टू परचेजेस। उसके बाद जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं हम वो भी लेते हैं, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहां से हमारे पास आता है टू जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। ये बनता है हमारा क्या? ट्रेडिंग अकाउंट सर। फिर ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग कहां जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां पर हमारे पास क्या आता है? बाय जीपी। बिल्कुल सर, बाय जीपी आएगा। फिर हमारे पास यहां पर अगर कोई और इनकम है, अब इनकम दो तरह की हो सकती है। एक है हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, और एक हमारे पास है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जैसे कि डिविडेंड इनकम वगैरह हो गया, वो नॉन ऑपरेटिंग है। ऑपरेटिंग इनकम क्या हो गया कि हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड है, कि मैंने रॉ मटेरियल ही सेल कर दिया एज सच। ठीक है, वो कहीं ना कहीं मेरे ऑपरेशन से रिलेटेड है। और इधर साइड हमारे पास क्या आएंगे सर? दो तरह के एक्सपेंसेस आएंगे। एक आएंगे हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं सर? ओवरहेड्स हैं हमारे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं, जैसे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं। तो वो सब हमारे पास क्या है? वो हमारे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर इसके अलावा हमारे पास क्या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं सर। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं? कोई एग्जांपल सोच सकते हो? सर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है। तो यहां से हमारे पास क्या आता है? टू नेट प्रॉफिट। यही हम लोगों ने देखा है, नेट प्रॉफिट। ठीक है जी। तो आपकी जब भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात हो रही है तो आपको ये वाली इमेज जो है वो आप लोगों के माइंड में छप जानी चाहिए। ये इमेज आपके माइंड में होनी चाहिए कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, अच्छा जी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात होगी। राइट, आ जाओ। अब सबसे पहले कौन कौन सी रेशियोज की बात कर रहे हैं? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बहुत ही सिंपल है कि सर जितनी भी हम लोग सेल्स कर रहे हैं उसमें से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, ये आप लोगों ने बचपन से किया है। ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाल रहे हैं? मैंने कहा ट्रेडिंग अकाउंट याद कर लो, ग्रॉस प्रॉफिट तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट से ही आ जाएगा। उसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है? कह रहा सर सारे खर्चे माइनस करने के बाद, सेल्स में से सारे खर्चे, सारी इनकम्स लेने के बाद, चाहे वो ऑपरेटिंग है चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग है, हर तरह की इनकम, हर तरह के एक्सपेंडिचर लेने के बाद मेरे पास नेट पैसा पॉकेट में कितना बचेगा। ठीक है जी, वो मेरा आ गया नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। उसके बाद क्या आया सर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? ध्यान से सुनना सर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? आपने जीपी निकाला, अब हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आ सकता है?
ध्यान से सुनो, बस इसी चीज को याद रखना आपने, ये छपना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या कहता है सर, आपके रूटीन ऑपरेशन से आप प्रॉफिट जो कमा रहे हो। मैंने कहा सर ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहा हूं, उसने कहा सर बहुत अच्छी बात है ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, प्लस क्या कोई ऑपरेटिंग इनकम आ रही है आपके पास, तो उसे हम लोग कर देंगे ऐड, ठीक है जी, और माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो क्या किया सर, जीपी में ऐड किया ऑपरेटिंग इनकम को, माइनस किया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, तो मेरे पास क्या आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। की ऑपरेशन से, जो मेरे रूटीन के ऑपरेशंस है उनसे मैंने क्या प्रॉफिट कमाया। सर क्या कोई और तरीका है, इट विल डिपेंड अपॉन द इंफॉर्मेशन नाउ, क्या कोई और तरीका है जिससे कि हम लोग ये प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई और तरीका? हाँ सर, एक और तरीका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। क्या, अगर आपके पास नेट प्रॉफिट दिया हो, नेट प्रॉफिट, अब नेट प्रॉफिट दे रखा है, उससे क्या मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकता हूं? हां जी। नेट प्रॉफिट निकालने के टाइम पर मैंने क्या किया था, मेरे जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे मैंने माइनस किए थे, लेकिन वो मुझे अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के टाइम पर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं रिवर्स चलूंगा, मैं यहां पर इसको ऐड बैक कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, नेट प्रॉफिट में अगर मैं ऐड कर दूं मेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, और मैं माइनस कर दूं मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, तब भी मेरे पास क्या आएगा, तब भी मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही आएगा सर जी। ठीक है, तो इट विल डिपेंड अपॉन द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, कि आपको इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, उसके हिसाब से आप लोग ऑपरेटिंग और कैसे निकालना है, जीपी से निकालना है या नेट प्रॉफिट से निकालना है, वो आपका डिसाइड होगा। इट विल डिपेंड अपॉन द इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैंने आपको दो वेज बता दिए जिससे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। अब कुछ एक्सपेंसेस रेशो आ जाती हैं, कौन सी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशो। तो सीओजीएस क्या होता है सर, सीओजीएस बड़ी सिंपल सी बात है सर, सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस जीपी आपका आ जाएगा सीओजीएस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, कि टोटल आपने जितनी सेल्स की है उसमें से कॉस्ट कितनी है फॉर दोस सोल्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ मेकिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो, अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं सर, ये वाले एक्सपेंसेस, सिर्फ इन एक्सपेंसेस की बात कर रहा है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। इसमें आपके एडमिन के खर्चे आ गए, इसमें आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे आ गए। ठीक है जी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आएंगे सर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां चले जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। पी एंड एल अकाउंट में कौन से आते हैं, इनडायरेक्ट वाले आ जाते हैं सर जी। ठीक है, तो सेल्स जितनी आपने सेल की उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके कितने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, इट मेजर्स द पोर्शन ऑफ पर्टिकुलर एक्सपेंसेस इन कंपैरिजन। अब देखो ऑपरेटिंग रेशो, अब ऑपरेटिंग रेशो क्या है, या फिर इसे और क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। तो ध्यान देना है कि अगर एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ लिखा आ जाए ऑपरेटिंग रेशो, तो इसका मतलब है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात कर रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात कर रहा है सर आपसे, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, देखो फर्क है, एक होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक होते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, दो चीजों में फर्क है। जैसे हम लोग कॉस्ट शीट में करते हैं कि सर फैक्ट्री के ओवरहेड्स और फैक्ट्री की कॉस्ट में फर्क है, इसी तरह से जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं तब सिर्फ और सिर्फ इसकी बात हो रही है, जब ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं तब हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस की भी बात कर रहे हैं, तब हम लोग ये सब चीजों की भी बात कर रहे हैं। तो ये सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये बनती है मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो इसका मतलब है ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या कुछ आएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट में मेरे पास आएगा डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट प्लस फैक्ट्री के ओवरहेड्स प्लस एडमिन के ओवरहेड्स प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स। तो सब कुछ आएगा मेरे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट में, जितनी भी कॉस्ट मेरे ऑपरेशंस से रिलेटेड है वो सब कुछ मैं यहां पर ले लूंगा। ठीक है, तो ये वाली इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। यहां पर इनटू 100 करके आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो आ जाएगी। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशो, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बाय सेल्स इनटू 100, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है मतलब जैसे इंटरेस्ट वगैरह हो गया, तो वो चीजें बस, उसमें और कुछ नहीं है। तो ये हमारी थी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस्ड ऑन सेल्स। अब एक सेट आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज फ्रॉम द ओवरऑल ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू।
ठीक है, कि अब ओनर क्या देखना चाह रहा है, ओनर देखना चाह रहा है कि भैया मैंने बिजनेस में कुछ पैसा लगाया, ठीक है, मैंने बिजनेस में कुछ पैसा लगाया है, तो उस पैसे से क्या मुझे कोई कमाई हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है, उस पैसे से क्या मुझे कोई कमाई हो रही है या नहीं हो रही, तो ओनर वो जानना चाह रहा है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है जी, अगर जानना चाह रहा है ओनर तो हम बता भी देंगे ओनर को। तो ओनर ने क्या कहा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कहता जी मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर मुझे रिटर्न क्या मिल रही है, प्रॉफिट कह लो, अर्निंग्स कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, उसके ऊपर मुझे रिटर्न कितनी है। अब इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है, जैसे कि अगर इक्विटी की बात करें हम लोग, एक तो आ जाएगा रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, जितनी कैपिटल लगी है, चाहे वो डेट है चाहे वो इक्विटी है, जितनी भी टोटल कैपिटल है उसके ऊपर बिजनेस के ऑपरेशन से कितना पैसा आ रहा है। तो हमने कहा सर ईबीआईटी लो, क्योंकि ईबीआईटी के बाद ही हम डेट का इंटरेस्ट वगैरह माइनस करते हैं। तो हमने कहा जितना पैसा लगाया पहले ईबीआईटी देखो, क्या अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है, क्या डेट को पे करने के लिए, इंटरेस्ट पे करने के लिए हमारे पास प्रॉफिट है, ठीक है जी। तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल इंप्लॉयड, ये है बिफोर टैक्स। अगर यहां पे निकालना हो हमें आफ्टर टैक्स, तो हम लोग और क्या बन सकता है इसका फॉर्मूला, ईएटी प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल इंप्लॉयड, ठीक है जी, ईएटी प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल इंप्लॉयड इनटू 100, ये बनता है अगर आपको बोले वो आफ्टर टैक्स निकालने के लिए। ये वाला फॉर्मूला यूज होता है अगर हम लोगों ने निकालना हो सर बिफोर टैक्स, ठीक है। फिर आया रिटर्न ऑन एसेट की, जितने टोटल एसेट्स लगाए हैं उसके ऊपर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कितना है, ठीक है। बिफोर टैक्स लेना हो तो ईबीटी ले लो, क्या आ सकता है, ईबीटी बाय टोटल एसेट्स, ईबीटी और ईएटी बाय टोटल एसेट्स। अब अगर हमारे पास आ जाए सर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी एक आ सकता है हमारे पास, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स देखना चाह रहे हैं कि सर जी हमें रिटर्न है या नहीं है, या इक्विटी, इक्विटी में क्या कुछ आता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो हमने कहा कि अगर हम लोग इक्विटी के ऊपर देखना चाह रहे हैं तो कौन सी रिटर्न देखेंगे, अगर तो बिफोर टैक्स देखनी है तो ईबीटी, अगर आफ्टर टैक्स देखनी है तो ईएटी डिवाइडेड बाय इक्विटी, ठीक है जी। तो ये चीज हमारे पास आ जाती है, क्लियर है। अब इसमें कुछ रेशियोज और हैं, वो छोटी छोटी रेशियोज है, वो आप लोग एक बार जरूर देख लेना। जैसे कि अर्निंग्स पर शेयर है, अर्निंग्स पर शेयर है क्या है, जितनी भी रेजिडुअल अर्निंग्स है, अगर हम लोग ईपीएस, एक रेशियो हमारे पास आती है यहां पर ईपीएस की, दैट इज अर्निंग्स पर शेयर। अब ईपीएस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, ये देखा जाता है हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इक्विटी शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ईपीएस हमें क्या कहता है, कहता है जी इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जितना भी पैसा बचेगा वो क्या होता है हमारा रेजिडुअल अर्निंग। अगर इनकम स्टेटमेंट आपको याद हो तो क्या लेते हैं हम लोग, रेजिडुअल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि हम क्या जानना चाह रहे हैं, अर्निंग्स पर शेयर, हम क्या जानना चाह रहे हैं, अर्निंग्स पर शेयर। ऐसे ही एक रेशो आपके पास आ जाएगी डीपीएस, दैट इज द डिविडेंड पर शेयर। तो कह रहे कि साहब आपने टोटल डिविडेंड कितना दिया, आपने अर्निंग्स में से डिविडेंड कितना दिया टोटल, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो आपके पास हर एक शेयर का डिविडेंड आ जाएगा, ठीक है जी, आपके पास क्या आ जाएगा, हर एक शेयर का डिविडेंड। उसके बाद एक हमारे पास आ जाती है डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो क्या कहता है, डिविडेंड पे आउट रेशो कहता है साहब आपने जितना भी ईपीएस कमाया, आपने जितनी भी अर्निंग्स की, मान लो 10 रुपए की अर्निंग्स की, उसमें से आपने डिविडेंड कितना दिया, डीपीएस डिविडेंड बाय ईपीएस, आपने 5 रुपए का डिविडेंड दे दिया आउट ऑफ 10 रुपीज ऑफ अर्निंग्स, तो आपकी डिविडेंड पे आउट रेशो हो गई 50% की, ठीक है। आपकी डिविडेंड पे आउट रेशो क्या हो गई, 50% की, ठीक है। उसके बाद एक रेशो हमारे पास आ जाती है प्राइस अर्निंग्स रेशो, एक हमारे पास इसी में आ जाती है प्राइस अर्निंग्स रेशो। प्राइस अर्निंग्स रेशो क्या बताती है सर, फॉर्मूला इससे पता चल रहा है हमें, एमपीएस दैट इज द प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस,
ठीक है, ये रेशो हमें क्या बताती है? ये रेशो बताती है कि कंपनी की जो शेयर है उसका मार्केट में परफॉर्मेंस कैसा है अकॉर्डिंग टू द ईपीएस ऑफ द कंपनी। ठीक है, कि मार्केट में प्राइस ऑफ द शेयर जो है कंपनी का कैसा परफॉर्म कर रहा है अकॉर्डिंग टू द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। फिर एक क्या आता है सर? एक आता है हमारे पास डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड, ठीक है जी, परसेंटेज में आती है। डिविडेंड यील्ड क्या कहता है कि सर मार्केट प्राइस जो है शेयर का, उसके हिसाब से आपने डिविडेंड कितना कमाया। जो मार्केट प्राइस है शेयर का उसके हिसाब से आपने डिविडेंड कितना कमाया, तो डीपीएस बाय ईपीएस इंटू 100। ठीक है, बस ये कुछ मेजर रेशोज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, तो इसके साथ मैंने मेजर आपकी सारी इंपॉर्टेंट रेशोज जो हैं वो कवर कर दी हैं सर, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है डीयू पॉइंट एनालिसिस का। रेशो एनालिसिस में ही एक कॉन्सेप्ट हमारे पास और आता है, दैट इज डीयू पॉइंट एनालिसिस। अब ये डीयू पॉइंट एनालिसिस क्या है? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर एमसीक्यू ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में डीयू पॉइंट एनालिसिस के ऊपर। डीयू पॉइंट एनालिसिस बात करता है रिटर्न ऑन इक्विटी की ही। इट इज द एक्सटेंडेड एनालिसिस ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या कहता है ये? वो कहता है कि सर अगर हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इसको कंपनी इस रिटर्न को बढ़ा सकती है। कैसे इस रिटर्न को बढ़ा सकती है? कह रहा है 3 तरीके हैं इस रिटर्न को बढ़ाने के। या तो हम लोग अपना नेट प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ा ले, अपने खर्चे कम कर ले, नेट प्रॉफिट बढ़ा ले, earns a higher net profit margin। ठीक है जी, हम अपने खर्चे कम कर लें और अपना नेट प्रॉफिट का जो मार्जिन है उससे बढ़ा लें। दूसरा क्या हो सकता है? यूजेस इट्स एसेट्स इफेक्टिवली। ठीक है जी, यूजेस एसेट्स इफेक्टिवली टू जनरेट मोर सेल्स। और तीसरी चीज है हैज अ हायर फाइनेंशियल लीवरेज। बेसिकली लीवरेज क्या होता है सर? कितना डेट और कितना इक्विटी हम लोग यूज कर रहे हैं। अब अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में आपके पास रेशियो कौन सी निकल के सामने आती है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। और उसके बाद अगर हम कहें कि एसेट्स को यूज करके हम कितनी सेल्स जनरेट कर रहे हैं, ये कौन सी है? टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो मैं कहता हूं सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय लीवरेज। का मतलब क्या है? कहता सर जितने भी एसेट्स हैं, ठीक है, उसमें से कितना आपने इक्विटी से किया है, क्योंकि हम इक्विटी के ऊपर रिटर्न की बात कर रहे हैं। तो अगर इन 3 को मल्टीप्लाई कर दें, सेल से सेल कट हो जाएगा, एसेट से एसेट, तो हमारे पास क्या बचा है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी, ये हमारे पास बच रहा है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो ये बनता है हमारे पास डीयू पॉइंट एनालिसिस, जहां पर आपको 3 चीजें दी गई होंगी। नेट प्रॉफिट टू सेल्स क्या है, सेल्स टू एसेट क्या है, और एसेट टू इक्विटी क्या है। तो आपको तीनों को मल्टीप्लाई करके आपको निकालना है नेट प्रॉफिट टू इक्विटी। दिस इज योर डीयू पॉइंट एनालिसिस। इसके ऊपर एमसीक्यू आ चुका है, फुल फ्लेज क्वेश्चन में ये नहीं आएगा। और अगर मैं रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चंस की बात करूं तो सर ज्यादातर क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आपके पास 2 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस यहां पर हो सकते हैं, 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। पहली कैटेगरी क्या है? रेशियोज की कैलकुलेशंस। पहली कैटेगरी है हमारे पास डायरेक्टली रेशियो की कैलकुलेशंस। दूसरी कैटेगरी आ जाती है हमारे पास इंटर और इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर और इंट्रा फर्म कंपैरिजन। ठीक है सर, इंटर फर्म कंपैरिजन में क्या होगा? आपको कुछ रेशियोज दी गई होंगी आपके कॉम्पिटिटर्स की या मार्केट की, जिस भी मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हो। फिर वो कहेगा कि आप अपनी रेशियोज कैलकुलेट करो और कंपेयर करो अपनी परफॉर्मेंस विद द अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। इंट्रा फर्म कंपैरिजन में क्या होगा? वहां पर वो आपकी ही फर्म का पिछले साल का डेटा दे देगा
कि सर पिछले साल ना मेरी करंट रेशो ये थी, पिछले साल मेरी एसेट रेशो ये थी, पिछले साल मेरी टर्नओवर रेशो ये थी, इस साल में क्या परफॉर्मेंस है उसकी, ठीक है, इस साल में आपकी परफॉर्मेंस क्या है उसको कंपेयर करो, राइट। तो दिस इज इंटर एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और तीसरे तरह के जो क्वेश्चन आते हैं दैट इज बैलेंस शीट क्वेश्चन, कि आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन, आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी, आपको कुछ रेशियोज जो है वो गिवन होंगी, और वो कहेगा कि भैया ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट बना दो, या अकेला बोल देगा ये बैलेंस शीट कंप्लीट कर दो। अब सुनो ध्यान से, बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है। बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस को करने का तरीका यह है कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में कौन सी फिगर दी गई है। मतलब जैसे कि आपको दिया है सेल्स 10 लाख रुपए की, ठीक है, आपको कुछ रेशियोज दे रखी है, कुछ रेशियोज के साथ उसने दे दिया सेल्स 10 लाख। अब ये देखो कि ये जो एब्सोल्यूट फिगर है इसको यूज करके आप कौन सी रेशियो निकाल सकते हो। मान लो कि आपको सेल्स कौन सी कहें हम लोग, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो दे रखी है। अब सेल्स को यूज करके आप टोटल एसेट्स निकाल पाओगे, फिर हम कह देंगे टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, फिर देखेंगे और क्या चीज हम उसमें से, फिर अगर एक रेशियो कैलकुलेट हो गई तो उस एक रेशियो से हम लोग मल्टीपल रेशियोज जो हैं वो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो स्टार्ट विद द एब्सोल्यूट फिगर, जो आपकी एब्सोल्यूट फिगर है उसको उठाओ, उसमें से देखो उसको यूज करके आप कौन सी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। एक रेशियो कैलकुलेट करोगे, वहां से अगली 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 रेशियोज कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। चलो, अब इसके साथ रेशियो एनालिसिस की रिवीजन कंप्लीट हो गई है। एक क्वेश्चन है जो आपका केस सिनारियो है। केस सिनारियो एक बार हम लोग देख लेते हैं। मॉड्यूल का आपका केस सिनारियो क्या दे रखा है इंस्टीट्यूट ने, बड़ा ही सिंपल सा नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा केस स्टडी है। आ जाओ सर, इंपॉर्टेंट है केस स्टडी, सारी के सारी इंपॉर्टेंट है सर। केस स्टडी ऐसा कोई नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं होगी, सारी केस स्टडीज इंपॉर्टेंट ही बैठेंगी आपके लिए। ठीक है, चलो, RNOC Limited is a listed company and has been facing a cash crunch situation since a while. The CFO is of the opinion that the excess stock maintained as per the instructions of the management of the company is the reason for cash crunch. कहता जी कंपनी ने ना स्टॉक बहुत ज्यादा रख रखा है। हमने कहा गलत बात है जी, इतना स्टॉक रख के क्या करोगे, है कि नहीं, इतना स्टॉक नहीं रखने का। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। However, the management states that its product line requires the larger amount of inventory due to the greater variety of product line. Management कह रही है भैया हमें रखना पड़ता है स्टॉक, क्या करें, बिना स्टॉक के तो बात बनेगी नहीं। अगर हम लोग स्टॉक नहीं रखेंगे तो बात कैसे बनेगी। ठीक है, अब कंपनी का तो कहना, कंपनी भी अपनी जगह सही है भाई, कंपनी कोई ऐसे तो नहीं है कि कंपनी ऐसे ही चला रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी ने कहा रखना पड़ता है। And the customer may ask for any type of product to maintain the competitive advantage. To maintain the competitive advantage, एक सेकेंड सर, रुक जाओ। चलो, to maintain the competitive advantage, the company should be able to cater to the customer needs as and when required. तो इसलिए स्टॉक रखना पड़ता है, कंपनी का कहना यह है। The management is highly critical of the collection team as the management feels that they are not collecting the receivables within the time as per the industry standards. अब मैनेजमेंट क्या कह रही है, मैनेजमेंट कह रही है जो हमारी ये टीम है ना, कलेक्शन वाली टीम है, ये सही ढंग से काम नहीं कर रही है, ये टाइमली कलेक्ट नहीं कर रही है। You have been hired by the company as a financial consultant. The management has provided you the latest audited financial statements and also the relevant industry statistics. You are required to advise the company to improve its liquidity position. आपको सेल्स दे रखी है, आपको सीओजीएस दे रखा है जिसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, जीपी आ गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए उसने, जिसमें कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे आ गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड की, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किए तो नेट प्रॉफिट आ गया, बिफोर टैक्स लेस इंटरेस्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्सेस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इनकम स्टेटमेंट दी है सर, सिंपल, कुछ खास नहीं है इसमें, सिंपल इनकम स्टेटमेंट दी गई है आपको। फिर ओन फंड्स में आ गया, सोर्सेज ऑफ फंड्स ओन फंड्स में आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बोरोड फंड्स आ गए, सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन। बहुत बढ़िया सर। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, नॉन करंट एसेट्स आ गए, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स, हमारे नॉन करंट एसेट्स या जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, फिक्स्ड एसेट्स बोल देंगे, वो आ गए हमारे पास। बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर एंड इंटेंजिबल
एसेट्स, करंट एसेट्स आ गए हमारे पास, लेस करंट लाइबिलिटीज आ गई, शॉर्ट टर्म लोन्स आ गए हमारे पास। चलो ठीक है, टोटल फंड्स एम्प्लॉयड हो गया। अब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, रिसीवेबल टर्नओवर 90 डेज है, मतलब इंडस्ट्री क्या कर रही है, इंडस्ट्री ऑन एन एवरेज 90 डेज में पैसा कलेक्ट कर लेती है। इन्वेंट्री टर्नओवर 100 डेज में, कि ऑन एन एवरेज 100 डेज में अपनी इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट कर देती है। पेबल्स टर्नओवर 90 डेज है, कि ऑन एन एवरेज 90 डेज में हम अपने क्रेडिटर्स को पे करते हैं। एसेट्स, नेट एसेट टर्नओवर 4 टाइम्स है, बहुत बढ़िया सर। द कंपनी हैज सेट द स्टैंडर्ड, कि जितने एसेट लगाए हैं उसके 4 गुना हम लोग सेल्स कर रहे हैं। द कंपनी हैज सेट द स्टैंडर्ड्स फॉर द अपकमिंग ईयर फाइनेंशियल स्टेटस, ऑल द रेशियोज आर बेस्ड ऑन द क्लोजिंग फिगर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इक्विटी शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स 1, कि ये अब अगले साल के लिए कंपनी ने कुछ प्लान किया है कि इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी इक्वल टू माय रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्योंकि उसने क्या कहा, उसने कहा इक्विटी शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी इक्वल टू रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिंपल सी बात है सर। उसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो दे रखी है 15%, जीपी 50%, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी 0.5 होना चाहिए, डेटर्स टर्नओवर 100 डेज है, क्रेडिटर्स टर्नओवर बेस्ड ऑन सीओजीएस जो है दैट इज 100 डेज, और इन्वेंट्री दे रखी है 70% ऑफ द ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, cash balance is assumed to remain same for the next year. What is the inventory turnover ratios in days and whether the assertion of the CFO is correct? Inventory turnover ratio किसकी, करंट की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है सर, करंट की बात कर रहा है। करंट में इन्वेंट्री टर्नओवर कैसे निकलेगी, इन्वेंट्री बाय सीओजीएस इंटू 365, 100 नहीं सर 365, इन डेज निकालनी है मुझे, ठीक है, इन डेज निकालनी है मुझे। तो एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय सीओजीएस इंटू 365 सीओजीएस, ठीक है। या फिर इसको और क्या कर सकते हो सर, सीओजीएस बाय इन्वेंट्री करके पहले टाइम्स में निकाल लो, फिर 365 बाय उसको कर दो, ठीक है ना। आप पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो सीओजीएस बाय एवरेज इन्वेंट्री करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। सीओजीएस आपके पास है, यहां पे क्वेश्चन देखो, सीओजीएस है इतना और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास है 38,60,000 की, ठीक है जी। ये आ गई आईटीआर। फिर आपके पास अगर आईटीआर इन डेज निकालना हो, मतलब उसको होल्डिंग पीरियड निकालना है हमें आईटीआर का, आईटीआर ये क्या आएगा, ये टाइम्स में आएगी, ये टाइम्स में आएगी हमारे पास। और अगर इन डेज निकालनी हो, जिसे हम लोग होल्डिंग पीरियड भी बोलते हैं, तो हम लोग बोल देंगे 365 डिवाइडेड बाय 76,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 38,60,000। तो यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 185, 183 कुछ 182 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ ऐसे आएगा आंसर। तो हमें नियरेस्ट आंसर चूज करना है। 185 डेज का इन्वेंट्री टर्नओवर है। दूसरी चीज उसने क्या कही, वेदर द असर्शन ऑफ सीएफओ इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है सर। बहुत दिन के लिए हम लोग इन्वेंट्री होल्ड करके रख रहे हैं, 185 डेज के लिए हम इन्वेंट्री को होल्ड करके रखते हैं, उसको कन्वर्ट नहीं करते, विच इज वेरी हाई, ठीक है। तो ऑप्शन सी। व्हाट इज द रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं, वो हम लोग निकालते हैं एवरेज या क्लोजिंग रिसीवेबल्स, एवरेज या क्लोजिंग रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय सेल्स पर डे, सेल्स पर डे। रिसीवेबल्स कितने हैं, अगर यहां पर आप लोग देखोगे क्लोजिंग रिसीवेबल्स आपके पास 39,97,000 के ना, हाँ सर। तो 39,97,000 डिवाइडेड बाय पर डे सेल्स कितनी है आपके पास, सेल्स है 1,25,00,000 की, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1,25,00,000 डिवाइडेड बाय 365। तो यहां से आपका आंसर आएगा रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का, विच इज कमिंग टू अप्रोक्सीमेटली 117 दिन। तो अब ये भी मैनेजमेंट की असर्शन भी करेक्ट है। मैनेजमेंट ने क्या कहा था, मैनेजमेंट ने कहा था कि हमारी जो कलेक्शन टीम है ना, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंटली काम नहीं कर रही है, वो बहुत ज्यादा दिन ले रही है फॉर द कलेक्शन। बिल्कुल ठीक है जी, 117 दिन ले रही है पैसा कलेक्ट करने के लिए। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द एक्सपेंस द कंपनी नीड्स टू इनकर फॉर अर्निंग 1 रुपी ऑफ रेवेन्यू इन द लास्ट ईयर। सर एक्सपेंस कौन सा, एक्सपेंस वो यहां पर बात कर रहे हैं हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट की, ठीक है। हमारी किसकी बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट की, कि 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को कितना ऑपरेटिंग खर्चा करना पड़ रहा है। मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात कर रहा हूं।
ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या कुछ आएगा, मैंने अभी अभी बताया था, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आपको सीओजीएस यहां पर है आपके पास सीओजीएस है यहां पर 76,40,000 का, आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी है आपके पास 29,10,000 के, दोनों को प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 कर लो। ठीक है, तो यहां पर ये थर्ड में आपके पास क्या आएगा, 76,40,000 प्लस दूसरा कितना है सर, 29,10,000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है, 1,25 लाख इंटू 100। तो यहां से निकाल लो सर कितना आएगा, 0.844 आएगा, कि ₹1 रेवेन्यू कमाने के लिए 0.844 का हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस करना पड़ता है। सर नॉन ऑपरेटिंग क्यों नहीं लेते, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग जो है ना वो रूटीन ऑपरेशन से नहीं हो रहा है, वो हर बार नहीं होगा खर्चा। ठीक है, वो तो कभी कभार है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, सेल ऑफ एसेट क्या आप हर साल करोगे, हर महीने करोगे, नहीं सर, वो तो कभी कभार किया हमने तो हो गया, तो हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब इस चीज से है कि अगर हम ₹1 कमाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे ऑपरेशंस पे खर्चा कितना हो रहा है, राइट। सो दिस यू नीड टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। अगला क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी, बताओ जी। प्रोजेक्टेड नेटवर्किंग, प्रोजेक्टेड मतलब अगले साल की बात कर रहा है वो, प्रोजेक्टेड नेटवर्किंग कैपिटल। अरे सर ये तो खतरनाक काम हो गया। अब यहां से हमें कुछ देखना पड़ेगा, अब हमें क्या देखना पड़ेगा, यहां से कुछ देखना पड़ेगा। सर वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी, हो सर सोचना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल के लिए क्या चाहिए, करंट एसेट्स चाहिए, करंट लाइबिलिटीज चाहिए, इन्वेंट्री है निकाल सकते हैं कुछ ना कुछ, डेटर्स है हमारे पास कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं सर, हम कर सकते हैं सर, कुछ तो कर सकते हैं। क्या दे रखा है उसने, ध्यान से सुनना अब इस चीज को, अब इस चीज को बहुत ही ध्यान से सुनना आप लोग, कि क्या हम लोग यहां पर चमत्कार करेंगे। चलो मैं यहां पे एक पेज ऐड कर लेता हूं सर, ठीक है, आप लोगों के लिए एक पेज हम लोग ऐड कर लेते हैं यहां पे, यहीं पे वर्किंग शो करेंगे हम लोग। क्या कहता है वो, प्रोजेक्टेड नेट वर्किंग कैपिटल के लिए सबसे पहले उसने क्या कहा, इक्विटी इज इक्वल टू रिजर्व्स। ठीक है, अब पिछले साल की इक्विटी कितनी थी मुझे ये बताओ, पिछले साल की आपकी जो इक्विटी थी वो 30 लाख की थी। क्या अगले साल में उसने कुछ बोला है कि इक्विटी चेंज होने के चांसेस हैं, नहीं बोला सर, उसने कुछ नहीं बोला कि इक्विटी चेंज होने के चांसेस हैं। तो इसका मतलब है अगले साल में मेरे जो रिजर्व्स हैं वो कितने होंगे, 30 लाख के होंगे। ठीक है सर, एग्जिस्टिंग रिजर्व्स कितने थे, एग्जिस्टिंग रिजर्व्स थे 18 लाख के। सर अगले साल में कितने हो गए, 30 लाख के। ये क्यों हुए, रिजर्व्स 30 लाख माइनस एग्जिस्टिंग रिजर्व्स, एग्जिस्टिंग रिजर्व्स कितने हैं सर, 18 लाख के थे। अब वो 18 लाख से 30 लाख कैसे हो गए रिजर्व, ये 12 लाख का क्या है सर, ये 12 लाख का है मेरे पास प्रोजेक्टेड प्रॉफिट। ये क्या है, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट। कौन सा वाला प्रॉफिट सर जी, नेट प्रॉफिट, जो हम लोग बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं। बैलेंस शीट में क्या करते हैं, जितना नेट प्रॉफिट होता है उसको उठाकर बैलेंस शीट में ले जाते हैं और हमारी कैपिटल में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड करते हैं ना। तो ये 12 लाख का क्या है, मेरा प्रोजेक्टेड प्रॉफिट है। अब मुझे क्या दे रखा है, मुझे नेट प्रॉफिट की रेशो दे रखी है। नेट प्रॉफिट की रेशो प्रोजेक्टेड कितनी दे रखी है, 15%। ठीक है, 15% की मुझे नेट प्रॉफिट की दे रखी है, और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मैंने निकाल लिया 12 लाख। तो क्या मैं यहां से सेल्स नहीं निकाल सकता अपनी, मेरी सेल्स कितनी हो जाएगी, 12 लाख का अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, 12 लाख डिवाइडेड बाय 15%, कितना हो गया सर, 80 लाख रुपए। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सेल्स आ रही है। 80 लाख रुपए की मेरी क्या आ गई सर, 80 लाख रुपए की मेरी आ गई सेल्स, खतरनाक। अब मुझे क्या दे रखा है, मुझे जीपी दे रखा है। जीपी कितना है मेरा, 50% ऑफ 80 लाख, तो ये हो गया मेरे पास 40 लाख। यहां से मेरे पास सीओजीएस आ जाएगा। सीओजीएस कितना आएगा सर, सेल्स माइनस जीपी, सीओजीएस भी तो 40 लाख का आ जाएगा मेरे पास, सेल्स माइनस जीपी आ जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या दे रखा है, अब उसने दे रखा है मुझे डेटर्स की टर्नओवर रेशियो। सर सीओजीएस क्यों निकाला, मुझे नहीं पता क्यों निकाला, मेरे पास था मैंने निकाल लिया सर, मेरे पास निकल सकता था मैंने निकाल लिया, मुझे भी नहीं पता मैं क्या निकाल रहा हूं। डेटर्स टर्नओवर रेशियो दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, प्रोजेक्टेड, मैं प्रोजेक्टेड की बात कर रहा हूं, 100 डेज की, 100 डेज की दे रखी है हमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो।
तो अब कैसे आएगा सर? डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है? हमारे पास आते हैं क्लोजिंग रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 365 दैट इज इक्वल टू 100 डेज। सर अब क्लोजिंग रिसीवेबल्स क्या है? क्लोजिंग अगले साल के क्लोजिंग बात कर रहा है वो, ये दे नहीं रखा, ये निकालना है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है? सेल्स अभी अभी तो निकाली अगले साल की 80 लाख इंटू 365 इज इक्वल टू 100। तो यहां से आपके पास वैल्यू किस चीज की आ जाएगी? यहां से आ जाएगी वैल्यू आपके पास रिसीवेबल्स की वैल्यू। रिसीवेबल्स चाहिए ना वर्किंग कैपिटल के लिए, तो रिसीवेबल्स आ गए 21,91,781। ठीक है जी, ये आपके आएंगे रिसीवेबल्स। अब उसने क्या कहा है और चीज उसने क्या कही? रिसीवेबल्स हमने यूज कर लिया, हमने ये यूज किया, नेट प्रॉफिट जीपी यूज कर लिया, हमने डेटर्स टर्नओवर यूज कर ली। इन्वेंट्री की बात करते हैं। इन्वेंट्री 70% ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। सर ओपनिंग क्या होगी? सर जी ये पिछले साल की ये जो थी क्लोजिंग, ये अगले साल की ओपनिंग नहीं बन जाएगी? ठीक है, दिस विल बी द ओपनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। ये क्या बन जाएगा? ओपनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। है कि नहीं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, है कि नहीं? सही है ना? सर ये पिछले साल की थी, अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रोजेक्टेड मतलब अगले साल की बात कर रहे हैं। तो ये पिछले साल की जो क्लोजिंग, बैलेंस शीट में क्लोजिंग इन्वेंट्री लेते हैं ना, तो पिछले साल की जो बैलेंस शीट थी, पिछले साल की बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग इन्वेंट्री ली थी, वो अगले साल की क्या बन जाएगी? अगले साल की ओपनिंग बन जाएगी। तो अब मेरे पास इन्वेंट्री कितनी होगी? इसका 70%। मेरे पास यहां पर क्या होगा? प्रोजेक्टेड इन्वेंट्री। ये रिसीवेबल्स आ गए मेरे पास, उसके बाद मेरे पास प्रोजेक्टेड इन्वेंट्री आ जाएगी। कितना सर? 70% ऑफ द क्लोजिंग 38,60,000। ये आ गई जी मेरे पास 38,60,000 का 70% किया तो 27,02,000 जी। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है? अब कैश भी उसने कहा था, कैश कितना मेंटेन करना है? सेम, जितना पिछले साल में मेरा कैश था उतना ही सेम कैश मुझे मेंटेन करना इस साल में। कैश कितना था? 2,30,000 का। ये क्वेश्चन ने बोला है, ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को। 2,30,000 का कैश मुझे मेंटेन करना है। तो अब ये तीन चीजों को मिलाकर मेरी क्या करंट एसेट्स नहीं बन सकते? बिल्कुल हाँ सर, मेरे करंट एसेट्स बन जाएंगे ये तीन चीजों को मिलाकर। ठीक है, अब अगली चीज मुझे क्या चाहिए? अगली चीज मुझे लाइबिलिटी चाहिए। लाइबिलिटी में मेरे पास क्या है? क्रेडिटर्स ही हैं बचे कुचे। तो उसने क्या दे रखा है? मुझे दे रखा है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कितने दिन की दे रखी है? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो वो भी 100 डेज की दे रखी है। यस, अब क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो होता है एवरेज या क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय परचेजेस या सीओजीएस। अब उसने सीओजीएस कहा है, यहां पर उसने यहां पर क्या कहा है? सीओजीएस। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा सर? क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है जी, तो क्रेडिटर्स ये इक्वल हमें दे रखा है 100 डेज के। तो हमें क्या चाहिए था? हमें क्रेडिटर्स चाहिए थे फॉर द लाइबिलिटी पर्पस। सीओजीएस था, हाँ जी सर, सीओजीएस यहां पर हमने निकाल लिया था 40 लाख का। सर सीओजीएस क्यों लिया? परचेजेस क्यों नहीं लिया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। उसने बोल रखा है क्रेडिटर्स टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीओजीएस डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100 नहीं करना सर, सॉरी 365 डेज करना है ना, 365 दैट इज इक्वल टू 100 डेज। तो यहां से आपके पास क्रेडिटर्स की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 10,95,890। ये आपकी क्या आ गई? क्रेडिटर्स की वैल्यू आ गई सर। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया? क्रेडिटर्स आ गए, करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स का टोटल करो, करंट लाइबिलिटीज को माइनस करो, आपके पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगी, नेट वर्किंग कैपिटल दैट विल कम टू 40,27,891। एक बार कैलकुलेशंस चेक कर लेना फिर भी। ठीक है, अरे सर कहां पर है? यहीं पर ही तो है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक हो गया। अब लास्ट पार्ट क्या कहा है उसने? व्हाट इज द प्रोजेक्टेड लॉन्ग टर्म डेट ऑफ द कंपनी फॉर द नेक्स्ट ईयर। उसने क्या दे रखा है हमें? प्रोजेक्टेड मतलब नेक्स्ट ईयर, मतलब फिर से हम लोग इसी डेटा की बात करेंगे। ये हमारा प्रोजेक्टेड है,
लॉन्ग टर्म डेट कैसे निकलेगा? लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी दे रखा है 0.5, ठीक है, उसने क्या दे रखा है हमें? लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी इज इक्वल टू 0.5। अब इक्विटी में क्या कुछ आएगा? इक्विटी में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है अगले साल की? 30 लाख है। सर रिजर्व्स कितने हैं? सर जी रिजर्व्स भी 30 लाख के हैं अगले साल के, इज इक्वल टू 0.5। तो लॉन्ग टर्म डेट यहां से आ जाएगा आपके पास 30 लाख का, ऑप्शन बी। तो ये था हमारे पास केस सिनारियो ऑफ रेशियो एनालिसिस। इसके साथ हमारा रेशियो एनालिसिस हो जाता है कंप्लीट। अगली वीडियो में हम लोग एक और इंटरेस्टिंग नया चैप्टर लेकर आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसकी रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैपिटल बजटिंग, राइट? सो प्लीज प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन ऑफ रेशियो एनालिसिस। मैंने रिवीजन करवा दी है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, रिवाइज कर लो, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू नियर द एग्जामिनेशन ऑल्सो। एक दिन पहले भी ये वीडियो सुन लोगे तो आप लोगों को हेल्प होगी डेफिनेटली। और अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट एंड टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।